ओके सबसे पहले चैप्टर 5 का चार्ट मैंने आपको शीट भेजी हुई है। ओके आपको मिली होगी, नहीं मिली होगी तो मोबाइल पे खोल लीजिए, मोबाइल पे आया बना लिया तो आपका हो जाएगा सामने। ओके नहीं हुआ तो ट्राई करिए, जितना जितना याद रहा उतना याद रखिए, नहीं तो रिपीट करते जाइए। ओके सबसे पहला पॉइंट, ओके सबसे पहला एसएम प्रोसेस। हाउ मेनी एसएम प्रोसेस आर देयर, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5। कौन से? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस। तीसरा फॉर्मुलेशन। चौथा इंप्लीमेंटेशन। पांचवा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आत्मा क्लियर है? ओके दूसरा पॉइंट मेरे को फटाफट बताइए। प्लानिंग, प्लानिंग में 2 प्लानिंग है। कौन सी 2 प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कितने पॉइंट है? 6। सबसे पहले मैं क्या ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर शेप कर रहा हूं ना, शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट कौन सा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ही एनवायरनमेंट है पर इधर एक्सटर्नल है, तो वर्ड क्या लिखने के पर एक्सटर्नल नहीं लिखने, एनवायरनमेंट। तीसरा सिनेरियो क्या, मैं अप्रोच कैसा लूंगा? होलिस्टिक। अब होलिस्टिक के मतलब ओवरऑल है, तो अगला पॉइंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट 2 पॉइंट है। मेरे को बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, मैं शॉर्ट टर्म देखूंगा या लॉन्ग टर्म, और ये देखने की जिम्मेदार किसकी है? सीनियर मैनेजमेंट। फटाफट बताइए ऑपरेशनल में क्या होगा? रिसोर्स क्या करेंगे? एलोकेट या डिप्लॉय? डिप्लॉय। स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स? टैक्टिक्स। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। एंड चौथा सिनेरियो सबसे इजी पॉइंट है, फंडामेंटल चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन चेंजेस कर पाओगे। सर किसमें? फंक्शन। और ये किसकी जिम्मेदारी है? फंक्शनल लेवल मैनेजर। सर क्या ये प्लानिंग जो की है वो अनसर्टन हो सकती है क्या? यस। तो हाउ टू डील विद दिस अनसर्टेनिटी? 5 चीजें। सबसे पहले क्या रही है? फ्लेक्सिबल। सेकंड सिनेरियो क्या करिए? डाइवर्सिफाई। तीसरा क्या करिए? मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, जैसे जैसे आया याद है क्लस्टर, ओके वो करिए। चौथा सिनेरियो क्या करिए? रेजिलियंस। एंड पांचवा सिनेरियो पार्टनरशिप करिए। आई होप याद है बड़ी। ओके ये होने के बाद है स्टडी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। भारत माता की तोड़ मालिक क्लियर है? ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कैसे याद रखोगे? ए बी सी डी, इन सब चारों में से आइडियल पोजीशन कौन सी है? बी। ओके ए से बी को जाने में क्या करना पड़ेगा? ओके ए से बी को, अभी ये मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन रिकॉल करो। ए से बी में रीस्ट्रक्चर, और मेरे को बताओ सी से बी में जा सकता है क्या? नहीं, सी तो सबसे खत्म है। ओके इसको क्या करना चाहिए? बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। और डी से बी में जाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्ट्रैटेजी रीडिजाइन करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का स्किल को रीएडजस्ट करना चाहिए। आंसर रटा हुआ रहना चाहिए ये। क्लियर बड़ी? उसके बाद है प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। 1 2 3 4। ओके मेरे को बताओ थ्राई कौन करेगा? 1। ओके मर जाएगा 2 एंड 4, लेकिन मरेगा जल्दी 4, मरेगा धीरे धीरे 2। ओके सर्वाइव कर लेगा 3। याद है ना बड़ी? इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी उसके हिसाब से लिखो, बस ये रटो। ओके ये होने के बाद तीसरा पॉइंट लिंकेज। मेरे को नहीं लगता ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब ये लिंकेज किसके बीच में? स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर आगे, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन में लिंकेज कितने हैं? 2। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? स्ट्रेटजी बनाएंगे फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बैकवर्ड क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन पहले करेंगे, नहीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। आत्मा क्लियर है? ओके मैंने बोला भाई मुंबई में बढ़ गया, अभी पुणे चालू करते हैं। ये कौन सा लिंकेज? पुणे चालू करते हैं और पुणे की वजह से क्लासरूम लिया, फॉरवर्ड। अच्छा पुणे में क्लासरूम में 2 बजे के बाद फ्री है तो चलो लाइब्रेरी चालू करते हैं, बैकवर्ड। ये कॉन्टेक्स्ट आया, याद आया? ये होने के बाद आपके लिए डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड है, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन जा चुका है, ये तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन इजी आंसर है, मैं फटाफट बता रहा हूं। ओके ये जो भी पॉइंट लिखे मैंने किसके लिखे? फॉर्मुलेशन के। तो क्या क्या है? प्लानिंग में मदद करता है, फोर्सेस आपको, अच्छा फोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं फोर्स को डिजाइन करना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योर स्किल है, इफेक्टिवनेस है, इंटेलेक्चुअल स्किल होंगे, टॉप लेवल होगा, एनालिटिकल स्किल होगा, फर्स्ट होगा। इसका पूरा रिवर्स किस में जाएगा? इंप्लीमेंटेशन। ओके जो जनरल है वो उसके लिए ओके रुके। इश्यूज, सर हाउ मेनी इश्यूज आर देयर इन स्टडी इंप्लीमेंटेशन? अगर मैंने बोला इश्यूज कितने हैं तो आपको 3 पहले लाइनर लिखने हैं। सबसे पहले स्टडी अपने आप में एक्शन नहीं है, तो एक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाइए? प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या? पैसा, और प्रोग्राम को टाइम में डालिए, प्रोजेक्ट। अच्छा अब दिक्कत क्या आएगी? ये प्रोजेक्ट जो बना है उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट। अब प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ता तो प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेशन दिखने पड़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशन के साथ में स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन कुछ नया आएगा और फंक्शन के साथ बिहेवियर इशू आएगा। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद एक मैनेजमेंट इशू है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया पर मैंने लिख दिया है, ये पंचायती आंसर है, आप देख लीजिए क्या क्या है। मैनेजमेंट इशू, मैनेजमेंट इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन। ऊपर वाला कौन सा इशू था? ये कौन सा इश्यूज है? जनरल इश्यूज। अगर मैंने बोला इश्यूज इन स्टडी इंप्लीमेंटेशन ये, लेकिन मैंने बोला मैनेजमेंट इश्यूज इन स्टडी इंप्लीमेंटेशन, देखो मैनेजमेंट के क्या इशू है, पूरा सब कंबाइन आंसर लिख दिया रे। सबसे पहला एनुअल ऑब्जेक्टिव बनाना, मैनेजमेंट इशू है, पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट इशू है, एलोकेट रिसोर्स करना, मैनेजमेंट इशू है, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा ना, ओके रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, रेजिस्टेंट टू चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके मैनेजमेंट इशू है, कल्चर को चेंज करना, मैनेजमेंट इशू है, प्रोसेस को चेंज करना, मैनेजमेंट इशू है, एचआर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए देखना, डाउनसाइजिंग मतलब क्या होता है? ओके एम्प्लॉय को निकालना। आप देखो ये जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है ये सब कौन से इश्यूज आ गए? मैनेजमेंट इश्यूज। मैनेजमेंट इश्यूज का एक आंसर आपको रहेगा, ये आंसर आपके बुक में नहीं है लेकिन ये आपको नोट में रखना है, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। ओके मैनेजमेंट इशू मतलब क्या, वापस समझा देता हूं। जितना आपने चैप्टर 5 में पढ़ा सब एक जगह डम कर दीजिए, जितना चैप्टर आप देख लो ये सारी चीजें आपने चैप्टर 5 में पढ़ी हुई है। ओके चैप्टर 5 का लॉजिक रहेगा। तो ये कौन सा इशू आया? मैनेजमेंट इशू। अब ये क्वेश्चन को नोट रखना, ओके दिमाग में रखना, मैं बोल रहा हूं चार्ट में है बुक में नहीं है, चार्ट में है बुक में नहीं है। तो इशू इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन जो बुक में भी है चार्ट में भी है, और एक है मैनेजमेंट इशू इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। ओके अच्छा ये अगर आंसर याद भी नहीं, सर इसका पॉइंटर है, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर नहीं है, पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, पॉइंटर है, ये ऐसे ही लिखना है,
तो ये आंसर क्या है? कंबाइन आंसर। जिधर जिधर आपको कुछ नहीं याद आया, मेरे को बताओ मैनेजमेंट इशू इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। सर क्या मैं ये ऊपर वाले लिख सकता हूं? ये लिख डाल, इसके साथ में और तेरे को कल्चर चेंज, इसके डिटेल में ब्रेकअप कर, इसको डिटेल में ब्रेकअप कर। इसके डिटेल ब्रेकअप इज नथिंग बट कौन सा इश्यूज? मैनेजमेंट इशू। इसके बाद तेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंज। आई होप याद होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक चेंज में 2 क्वेश्चन है, एक है स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज एंड एक है स्टेजेस। पहला पॉइंट, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज कितने हैं? 3। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, ओके। सेकंड पॉइंट, ओके, विजन शेड या शेड विजन, शेड विजन। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। आत्मा क्लियर है? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर फॉर चेंज? 3, ओके। अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। और चेंज में कितने मॉडल है? 3। कौन से? ओके, पहला पॉइंट कंप्लायंस, नहीं मॉडल नहीं, मैं क्या बोला, सॉरी, मॉडलिंग मेथड्स। कितने मेथड है? अच्छा, आप मॉडल में आए तो, मॉडल आया तो यही 3, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। और अगर मैं बोला मेथड्स कितने हैं? 3। कौन से? कंप्लायंस मेथड, आइडेंटिफिकेशन मेथड, इंटरनेशनल मेथड। आत्मा क्लियर है? ओके, एक 2 नाम याद रखने हैं आपको, एक है कर्ट लिविन और एक है एचसी कैलेमैन। क्या आत्मा ये क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए आता है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी चीजें हैं? 4। सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा है तो एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मेरे को फिर करंट सिस्टम दिखना है और गैप ढूंढना है। गैप के लिए क्या बनाना है? रोड मैप। और रोड मैप को क्या करने का? इंप्लीमेंट एंड मैनेज। अब क्वेश्चन है, क्या ये चेंज मैनेजमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट किया? तो मेरे को बताइए, ओके, क्या इसको फायदा होगा क्या ऑर्गेनाइजेशन को? आंसर इज यस। ओके, पैरामीटर्स, प्रोसीजर्स, प्लान, पार्टीज एंड प्रोग्रेस, ये 5 चीजों में उसको फायदा हो सकता है। ओके, याद होगा तो 5P का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रहा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या चीजें होगी? सबसे पहले किसने शुरुआत करनी चाहिए? बिगिन एट टॉप। सेकंड पॉइंट, चेंज क्या होना चाहिए? ओके, डिजायर्ड एंड नेसेसरी। मेरे को बताओ डिसरप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, कम से कम करिए, रिड्यूस डिसरप्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, कम्युनिकेट करिए। एंड नॉर्म, मतलब मेरे को बताओ चेंज क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल। अच्छा, अब मेरे को बताओ डिसरप्शन कम करने से क्या करना चाहिए? डिसरप्शन कम से कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले बताना चाहिए या बाद में बताना चाहिए? पहले। तो वर्ड्स अर्ली होने चाहिए। क्या सबको नॉलेज देना चाहिए? ओके, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। तीसरा, एनवायरमेंट कैसे बनाना चाहिए? चेंज वाला, मोटिवेशन वाला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके भाई, ओम भैया वाला कॉन्टेक्स्ट था, चेंज एजेंट। एंड कौन से डिपार्टमेंट को बताना चाहिए? आईटी। ये 5 पॉइंट रहेंगे। आत्मा क्लियर है? ओके, तो मेरे को बताओ ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। एंड उसके बाद है नेविगेटिंग चेंज। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, ये 4 क्वेश्चन में जाना कब है? ये 4 क्वेश्चन में जाना कब है? ये 4 क्वेश्चन में कब जा रहा है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड नहीं आता तब तक 4 क्वेश्चन में नहीं जाओगे। तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन का नाम एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन का नाम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मदद मिल रही है क्या? तीसरा, ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर विच एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम। और अगर मुझे नेविगेट करना है चेंज, लेकिन ये चारों क्वेश्चन के साथ में और कौन सा वर्ड होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, नेविगेट करने के लिए क्या चाहिए? ओके, सबसे पहले मेरे को बताओ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। क्या रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो रेडी फॉर रेजिस्टेंस। एंड इंप्लीमेंट चेंज कैसे करना चाहिए? डायरेक्टली या ग्रेजुअल? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। आत्मा क्लियर है? एंड ये लास्ट वाला आंसर मेरे ख्याल से मैकेंसी का मॉडल आप सबको याद होगा। मैकेंसी के कितने मॉडल में है? ओके, ये मॉडल क्या है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन देखने के लिए, क्या देखने के लिए? डिजाइन। 7S कौन से थे? 7S में मेरे को हार्ड एलिमेंट बताओ, सॉफ्ट एलिमेंट बताओ। हार्ड एलिमेंट कितने हैं? 3। सॉफ्ट एलिमेंट कितने हैं? 4। पहले हार्ड एलिमेंट कौन से हैं? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। एंड सॉफ्ट एलिमेंट क्या है? शेयर्ड वैल्यूज। उसके बाद और एक क्या है? स्टाइल। एंड तीसरा है स्किल, सॉरी, स्टाफ एंड स्किल। अच्छा, स्टाइल मतलब क्या था? स्टाइल मतलब क्या था? स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, याद रखने का, याद है ना बड़ी। शेयर्ड वैल्यू क्या होगा? शेयर्ड वैल्यू कल्चर, यानी और एक वर्ड क्या था? इथिक्स। अपने इथिक्स कैसे रहेंगे? ये रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कैसा है? इसके लिए मॉडल रहेगा। लेकिन इस मॉडल के भी अपने डिसएडवांटेज है। सबसे पहले कौन सा एनवायरमेंट नहीं लेता? एक्सटर्नल। ये मॉडल स्टैटिक है, डायनामिक है? स्टैटिक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये क्लियर है क्या? नहीं, अरे ये डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये गैप ढूंढ के नहीं देता। क्यों नहीं ढूंढ के देता? ये कोई बेंचमार्क नहीं बताता। ये बोलता है इसको देखो और रिपल इफेक्ट देखो। कौन सा इफेक्ट देखो? रिपल। ये हो गए आपके मॉडल के कॉन्टेक्स्ट। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कहानी आती है, जिसके अंदर कितने स्ट्रक्चर है? 8। जिसको जिसको निकलना रहेगा तो निकल सकते हो, मतलब 6 बजे जिसका पलटी कल, ओके, निकल देना ना मतलब भाई। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन कितने हैं? लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन। बाकी तो बोलो ना, मेरे वाले पंटर तो बोलो ना, मेरे वाले पंटर किधर नहीं जा रहे? 2। कौन सा? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, याद है ना बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ओके, लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? किसने बताया? चैंडलर। तो चैंडलर ने कितने लिंकेज बताए? 5। नया स्ट्रेटजी बना, उसके बाद एडमिन प्रॉब्लम आया, परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ और परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। आत्मा झेपा क्या? ओके, ये होने के बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 8 स्ट्रक्चर के नाम फटाफट बताइए, कौन से? सिंपल स्ट्रक्चर, ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल, मल्टी डिविजनल,
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद एसबीयू, और लास्ट दो है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर क्लास स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर है? और सबके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज जिसको आपको रटना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, उसके अंदर कंटेक्स्ट को ध्यान रखिए। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, डोंट वरी, आप इधर ध्यान दीजिए। ओके, अपन भी एक दिन जाएंगे जब टाटा करके निकलेंगे बाजू में, ठीक है ना? ओके, हाँ, ये अपन जाएंगे बाजू में टाटा करके, रूम में जाके टाटा करके निकालूंगा, ठीक है बड़ी? ओके, इस पर अभी आप ध्यान दोगे तो। अरे खत्म नहीं हुआ शिवा, बचा है मेरा 15 मिनट है। अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट, 15 मिनट लगेगा मेरे को। ओके ओए पंडर इधर, हाँ अरे वो लेके नहीं जा रहे हैं, अरे कर दूंगा रे, पहले इधर कर। ओके चल पहले फटाफट, पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? सिंपल। मेरे को बताओ, क्या ये ओपन है, फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, भारत माता की जय। ओके डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन होगा या नहीं होगा? कम होगा। क्यों नहीं होगा स्पेशलाइजेशन? क्योंकि क्यों, फंक्शन ही नहीं है ना, तो कोई भी स्पेशलाइजेशन एक एरिया में नहीं है। सेकंड, रूल ज्यादा नहीं है, इनफॉर्मल है, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? ओनर एंड मैनेजर, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसका ओवरकम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल। पर फंक्शनल का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला सिंपल एंड लो कॉस्ट, सेकंड स्पेशलाइजेशन, वर्ड आई होप याद होगा भी। तीसरा सिनेरियो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, पर ये एफिशिएंसी इंप्रूव किसके इस कंपैरिजन में होती है? आगे। ओके, स्पेशलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? ओके, अभी यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज आ गया, एचआर का स्पेशलाइज आ गया, आईटी का स्पेशलाइज आ गया। इसके बाद लेस कंट्रोल, अब ये लेस कंट्रोल कंपेयर टू डिविजनल, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रैपिड डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। और इधर कौन सा अप्रोच है? नैरो। सर नैरो अप्रोच क्यों है? क्योंकि वो डिपार्टमेंट का सोच रहा है या कंपनी का सोच रहा है? डिपार्टमेंट खुद के बारे में सोच रहा है। याद आएगा बड़ी? इसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है डिविजन स्ट्रक्चर में। मेरे को बताओ कितने प्रकार के डिवीजन डिवाइडेड है, कितने एरियाज है डिवीजन डिवाइडेड करने के लिए? 4। सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया, पहला एरिया है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा सिनेरियो कौन सा है? प्रोडक्ट। तीसरा कौन सा है? कस्टमर। एंड चौथा कौन सा है? प्रोसेस। मैं वापस आपको चीज एक बता देता हूं, ये चारों के लिए एमसीक्यू आ सकते हैं, मैंने क्लियरली क्लास में बताया हुआ था। हो सकता है आपका रिवीजन में नहीं है, पर आप जब पढ़ोगे तो ये चारों केस में बरोबर देखना, चारों केस में एमसीक्यू का कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ज्योग्राफिकल एरिया पे कब डिवाइड करना है। अगर मुझे लग रहा है कि लोकल कंट्रोल, लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल देना है, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ का अलग अलग करना है, कम्युनिकेशन इशू आएगा, तो मैंने कौन सा जाना चाहिए? ज्योग्राफिकल। लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन नहीं करना चाहिए। ये कब करना चाहिए? जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। कम है, ज्यादा है तो नहीं, ज्यादा हुआ तो कितने डिवीजन बनाओगे? कम रहे तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, कस्टमर, आपको लगता है आपके कस्टमर बहुत सारे हैं लेकिन 2-3 कस्टमर एकदम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं, तब आपको कौन सा डिवीजन करना चाहिए? कस्टमर। एंड लास्ट पॉइंट है प्रोसेस डिवीजन। आई होप क्लियर है बड़ी? इसका एडवांटेज है चोमू बनाया। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी सेट करता है डिवीजनल, क्योंकि डिवीजन ए डिवीजन बी के मैनेजर रहेंगे। सेकंड सिनेरियो एम्प्लॉय मोरल तोड़ रहेगा, कैरियर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों कैरियर डेवलपमेंट होगा? ग्रोथ है ना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लोकल कंट्रोल विल है, लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला कॉस्टली। अच्छा, ये कंपैरिजन किसके सामने है? फंक्शनल। दूसरा सिनेरियो फंक्शनल स्पेशलिस्ट डबल डबल लगेंगे, और तीसरा सिनेरियो डुप्लीकेशन होएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजर शुड बी वेल क्वालिफाइड। ये कौन सा मैनेजर है? जनरल मैनेजर, याद है ना डिवीजन का। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए और कौन सा है? मल्टी डिविजनल। मैं आपको क्लियर कट अभी झक मार के बार बार बोल रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, मल्टी डिविजन का जो भी पॉइंटर आया, कुछ भी आया, मसाला लग रहा होगा मल्टी डिविजनल है, लेकिन आंसर क्या लिखा है? एसबीयू। मेरा दिमाग नहीं खराब करना बाद में। अच्छा, फिर ये मल्टी डिविजनल लिखना कब है? जब क्वेश्चन मल्टी डिविजनल पूछे। अगर मल्टी डिविजनल का कुछ भी, अच्छा मल्टी डिविजनल का एक आंसर मैं बता रहा हूं, वो डिविजनल मैनेजर ऐसा है जो ऑपरेशन के पास भी ध्यान देगा और डिवीजन के लिए ध्यान देगा, डिवीजन का भी ध्यान देगा और ऑपरेशन का भी ध्यान देगा। डिविजनल मैनेजर ऐसा था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो भी आप क्या लिखोगे? एसबीयू। बात खत्म। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, क्योंकि इसको ओवरकम किसने कर लिया है? एसबीयू। दिमाग थोड़ी मत करना, बस मल्टी डिविजनल के लिए कंटेक्स्ट है। तो फिर ये रट के भी फायदा क्या होगा? अगर क्वेश्चन कब आया? डायरेक्ट। बात खत्म। जब तक डायरेक्ट नहीं आता तब तक इसमें जाने का नहीं। इसके 4 पॉइंट क्या है? ये सेपरेट डिवीजन है, ये तो अपने को पता ही है। सेकंड, फंक्शनल हायरार्की होगी इसमें, डिवीजन मैनेजर डिफाइन होगा, और स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होगा जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा। तो डिविजनल मैनेजर किसके बारे में सोच रहा है? लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है, ऑपरेशंस। याद होगा डिविजनल मैनेजर को सब ऑपरेशन के काम दिए हुए थे, ये वाला पॉइंट रहेगा। लेकिन सबसे बाहरी कौन है भाई? एसबीयू। एसबीयू का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये एक बिजनेस में मल्टीपल ग्रुप्स डाल सकते हैं ना बड़ी? ओके, वो ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? 3। सीटीएम। सीटीएम का फुल फॉर्म कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, मार्केट। अरे याद है, या पीटीएम जैसा ही है ना। तो अब एसबीयू के इसमें आपके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से देख लीजिए जो जो आपको आंसर याद आता है। लेकिन मैंने आपको एक क्लियर कट एजेंडा बताया था, मैंने तो कॉपी किया हुआ इसमें, अगर आपको याद है। ओके, सबसे पहला ये सिंगल बिजनेस या कलेक्शन बिजनेस हो सकता है। सेकंड, इसके खुद के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर है और इसको मैनेज करने के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर है या सीईओ है। याद आएगा बड़ी? ये 3 कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन आया खाली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये 3। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज या एट्रीब्यूट्स बताइए, ये 8। ओके, जिसमें पहले 3 कौन से लिखेगा? वही। उसके बाद आगे देख, ये डिवाइड कैसे कर रहा है? साइंटिफिक। ओके, ये इंप्रूवमेंट ओवर
टेरिटरी। डिस्टिंक्ट बिजनेस के लिए प्लानिंग अलग से होती है, ओके। अनरिलेटेड बिजनेस सेपरेट, यानी इसकी सेपरेट प्लानिंग होती है। आत्मा क्लियर है? एक पॉइंट मैंने छोड़ चुका हूं, मैंने नोट्स में से एक पॉइंट रखा नहीं है, लेकिन ये 8 पॉइंट आपको तोड़ रखने हैं, ओके। ये मैंने आपको जैन 26 के लिए बता दिया है, ओके। एसबीयू आपके लिए तोड़ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा डिविजनल वाला कॉन्टेक्स्ट आपके लिए एलडीआर है। और अगला पॉइंट आता है, ओके, मैट्रिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट तोड़ याद रखने का। मैट्रिक्स का कॉन्टेक्स्ट आई होप आप सबको याद है, गलती से भी नहीं याद है तो ध्यान रखना भाई, मैट्रिक्स सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट है। और मैट्रिक्स एक ऐसा मॉडल है जिसको आना मतलब आया, ओके, कॉन्सेप्चुअली क्रैक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैट्रिक्स में डेविन्स एंड लॉरेंस का स्टेप बताओ, और ये वो फुली स्टेप याद होगा। सबसे पहले, ओके, आपको याद होगा P1 और F1 याद है, या D1 या F1, ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। याद आया बड़ी? ये दोनों मिलके जो काम करेंगे, ओके, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ू, याद आया? फिर ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, ओके। एंड तीसरा पॉइंट, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? मैच्योर। याद आएगा बड़ी? लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट में अपन ने क्या वर्डिंग बोला था? प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में क्या वर्डिंग बोला था? सबसे पहले नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट होगा या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या प्रोडक्ट मैनेजर होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। और ओवर पीरियड क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट मैनेजर। आत्मा क्लियर है ये? ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एकदम क्लियर है। और अच्छा, मैट्रिक्स सबको याद है कि नहीं? ओके, मैट्रिक्स में मालूम है ना, ओके, दोनों मिलके फिर आगे बनते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, बहुत सारे चैनल्स है, शटिंग डाउन करना आसान है, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किस कौन स्टेबल है? कौन स्टेबल है? फंक्शनल। कौन फ्लेक्सिबल है? डिवीजन। डिवीजन को फ्लेक्सिबल बना दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स, डुअल लाइन ऑफ रिपोर्टिंग। याद आएगा? और कम्युनिकेशन बहुत खतरनाक है, ओके। और ये है, अगर आपको याद आया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कब सुटेबल है? सबसे पहला पॉइंट, ओके, मेरे को आइडिया कैसे चाहिए, ये इसका भी इंपॉर्टेंस देना है, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा, मेरे को बता, फंक्शनल और डिविजनल हो, नीचे नीचे औकात आती थी ना, मैं नीचे सबकी सुनता था क्या, लेकिन अब मेरे को है ना, इसकी भी सुननी है, इसकी भी सुननी है। तो सबसे पहला पॉइंट, आइडिया क्या होना चाहिए? क्रॉस फर्टिलाइज। रिसोर्स कैसे है? स्केयर। एंड भाई एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये होना चाहिए। ये है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर है? करे ओके, ठीक है। इसके बाद आता है और एक कौन सा स्ट्रक्चर? नेटवर्क। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर में ना मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख के रखे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के इंडेक्स में, ताकि आपको याद रहने में काम हो। नेटवर्क स्ट्रक्चर में, ओके, यहां पर आपको याद रखना है, सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप है जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। आई होप याद होगा, ओके, कोलैबोरेशन में काम करते। अच्छा, इधर क्या कॉन्सेप्ट था नेटवर्क में? क्या था? आउटसोर्स। यानी अपन क्या काम करते हैं? खुद का इन हाउस है या आउटसोर्स है? आउटसोर्स। तो आउटसोर्स में अपन क्या काम करते हैं? कोलैबोरेशन। और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, मेक ओवर बाय डिसीजंस। याद आया ना बड़ी? तो बाय अपन कर रहे रेदर देन मेक। अच्छा, सैलरीड एम्प्लॉयड है या भाई अपन कमीशन वगैरह देते हैं? कमीशन, ओके। अपन सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रखते, तो देख लेना। नॉन हायरार्किकल है, ये नॉन हायरार्किकल याद आया क्या? कॉबवेब याद है नाम? कॉबवेब है, कॉबवेब। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक ओवर बाय। बाय और मेक, और एम्प्लॉय अपन अपॉइंट नहीं करते जिनकी सैलरी नहीं देते, नहीं, बाय और मेक है। मैं मतलब बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, पर आपको ये समझ में आ गया क्या? दो वर्ड होना चाहिए। तो भाई बाय करो इंस्टेड ऑफ मेक, ओके। एम्प्लॉय कट लिए, एम्प्लॉय कैंसिल किया, मतलब समझा क्या? यानी कौन से एम्प्लॉय नहीं है? सैलरीड। यानी अपन सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। फ्लेक्सिबल है या नहीं है? ओके। कॉन्सेंट्रेट ऑन डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसी। हमारा कॉम्पिटेंसी क्या है? आईटी, हम उस पर ही ध्यान देंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रबल क्या है? ट्रबल, मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे पार्टनर्स मतलब कौन? मेरे सप्लायर, मेरे क्या बन सकते हैं? कॉम्पिटिटर्स। एंड और यहां पर वी कैन ओनली स्पेशलाइज ओनली इन फ्यू फंक्शंस। और एम्प्लॉय को क्या है? कॉन्फिडेंस लैक है। अगर आप ये, मैंने जब बनाया था ये पॉइंट में, मैंने फास्ट में लिखा था कल, ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट आपके डिसएडवांटेजेस है, ये 2 पॉइंट आपके एडवांटेज है, ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हो गए, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके बारे में लिखने के लिए याद रखना। और सेम लॉजिक आर क्लास में जाइए। आर क्लास में सबसे पहला पॉइंट, इट इज व्हाट इज यूज्ड बिटवीन टॉप एंड लोअर आईटी। किसको निकाल दिया अपन ने? मिडल। तो मिडल को क्या नाम दिया? कॉन्स्ट्रिक्टेड मिडल, ओके। इसके एडवांटेजेस 2, डिसएडवांटेज 2, ओके। मेरे को बताओ एडवांटेज क्या है? कॉस्ट ज्यादा या कम? कम, ओके। यहां पर सिंपल डिसीजन मेकिंग होगा ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, सिंपल डिसीजन मेकिंग क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्टली टॉप एंड लोअर। एंड यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ओके, एम्प्लॉय के लिए काम कैसा हो गया? मोनोटोनस। एंड यहां पर मोटिवेशन नहीं है। क्यों मोटिवेशन नहीं है? प्रमोशन ही नहीं है, प्रमोशन का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया। याद रखना, ये 8 में से अभी तक के अटेम्प्ट में, ओके, 4 अटेम्प्ट में जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एक अटेम्प्ट में जिसमें क्वेश्चन नहीं आया इनके ऊपर। लेकिन ये तोड़ एलडीआर रहता, जिसमें से जैन 26 के लिए मैंने बताया ऑर्गन स्ट्रक्चर में आपके 3 एलडीआर रखने के, डिविजनल, ओके, एसबीयू और मैट्रिक्स। आग बंद करके रटने का भाई, आग बंद करके रटने का। आत्मा क्लियर है? मैं थियरी पॉइंट ऑफ व्यू बताया, एमसी की पॉइंट ऑफ व्यू तो सब वाले आता है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट, ओके, बचा हुआ छोटा सा पोर्शन बचा है। सबसे पहला पोर्शन बचा है कल्चर, ओके। कल्चर का याद आया क्या बड़ी? व्हाट इज द फिट? फिट का कॉन्टेक्स्ट, फिट कब होगा? कल्चर फिट कब होगा? ये भूलो मत। हाँ, मैंने मां कसम बोल रहा हूं, 1 घंटे डाले। फिट कब होगा? ओके, मेरे को बताओ कौन सा कल्चर चेंज नहीं होना चाहिए? कोर। तो कोर कल्चर को ध्यान रख के स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटर, ओके। अब कल्चर, कोर कल्चर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे कल्चर चेंज करना चाहिए ना, तो इंप्लीमेंटर के टाइम पे चेंज होना चाहिए।
किसकी जिम्मेदारी है? ओके, यहां पर देखना, स्ट्रेटजी मेकर एंश्योर कि वो कोर कल्चर चेंज ना हो, और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटर की जिम्मेदारी है चेंज फेसिएट, जो डिफिकल्ट है। आत्मा क्लियर? लेकिन ये चेंज कैसे करेगा? तो याद होगा स्टेप्स टू चेंज। अब ये स्टेप्स टू चेंज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक है स्टेप्स टू चेंज, कौन सा वो स्टेप्स टू चेंज है ऊपर, वो स्टेप्स टू चेंज कौन सा है? स्ट्रेटजिक चेंज। ये स्टेप टू चेंज कौन सा है? प्रॉब्लम कल्चर। कौन सा है बड़ी? प्रॉब्लम कल्चर। तो इसमें क्या है? सबसे पहले डायग्नोस करो कौन से फेस प्रॉब्लम कल्चर है। याद होगा, मैं बताता हूं, ये एरिया है, सब लोग एग्री है चेंज करने के लिए, ये एरिया चेंज नहीं कर रहा है, तो डायग्नोस करो। सेकंड, ओके, इनके साथ ओपनली बात करो, अकेले रूम में मत करो, याद आया? एंड भाई इसको एक्शन से दिखाओ क्या करना है। तो तीन चीजें याद रखो, सबसे पहले कौन से फेस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड उनके साथ ओपनली फोर्थरिंगली बात करो, एंड जो भी एक्शन लो, एक्शन क्या करो? ये पॉलिसी प्रोसेस रिवाइज करो, अल्टर करो, प्रेस करो जो काम कर रहे हैं, रिक्रूट करो नए लोग, रिप्लेस करो, मां कसम जो भी, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले मोटिवेट करना छोड़ो मत, जो फॉलो कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट आएगा आपका प्रॉब्लम कल्चर। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया स्टेप्स टू चेंज द कल्चर, आंसर ये रहेगा स्टेप्स टू चेंज स्ट्रेटजिक चेंज, ऊपर वाला आंसर। कौन सा स्टेप्स टू स्ट्रेटजिक चेंज है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, विजन, शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, वो आंसर अलग रहेगा। आत्मा क्लियर है? लीडरशिप, आई होप याद होगा, लीडरशिप की कहानी कल देखी थी। 3 क्वेश्चन है लीडरशिप में। सबसे पहला है रोल्स क्या है, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, और उसके बाद आपका टाइप्स है। टाइप्स तो 2 मिनट में खत्म कर दोगे आप। 2 टाइप्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसनेशनल। लेकिन मेरे को बताइए सबसे पहला पॉइंट रूल्स क्या है? 5 रूल्स याद रखने का। ऐसा था, ओके, क्या था? स्टेइंग एट टॉप, यस 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 यस, सब मिलकर काम करेंगे, स्पिरिट द क्रॉप। अच्छा, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, क्या उसको अडैप्ट करना पड़ेगा? अडैप्टिंग चेंजेस। अरे याद आया क्या? लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? ओके, पॉलिटिकल या इथिकल? इथिकल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी गलती हुई क्या करेक्टिव एक्शन लेने से शर्माना चाहिए? नहीं। ओके, ये 5 पॉइंट है, ये 5 का क्वेश्चन है रोल्स। लेकिन वैसे ही आपको याद होगी रिस्पांसिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी में क्या करना चाहिए? ओके, आई कैन टेक ए स्ट्रेटजिक डिसीजन। स्ट्रेटजिक डिसीजन करने के लिए पॉलिसी प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। पॉलिसी प्रोसेस बनाऊंगा, पॉलिसी प्रोसेस ड्रावर में रखूंगा या कम्युनिकेट करूंगा? कम्युनिकेट। अब पॉलिसी प्रोसेस कम्युनिकेट कर दिया, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये 2 नीचे वाले पॉइंट में, ओके, चेंज करो, और चेंज के साथ कल्चर को चेंज करो, और इसके लिए ह्यूमन कैपिटल रहेगा, उसको मैनेज करो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस की वजह से क्या होगा? ओके, बढ़ेगा, लेकिन उसको क्या करो? सस्टेन परफॉर्मेंस एट हायर लेवल। आत्मा क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेने का। एंड लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है। ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन किसके साथ कंफ्यूज हो सकता है? चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 के साथ कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है? रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल। तो मेरे को बताओ, अगर एग्जाम में रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीईओ आया तो चैप्टर 1। ओके, अगर मैंने बोला एक सीईओ है जिसने अपनी लीडरशिप की या मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है किसी और के हाथ में दी है, तो कौन सा वाला लिखने का? ये वाला चैप्टर। आत्मा छिपा। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है कंट्रोल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल? अच्छा, इसके पहले प्रोसेस ऑफ कंट्रोल क्या है? कितने प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है? 4। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव मतलब स्टैंडर्ड को कंपेयर किससे करना है? परफॉर्मेंस के बीच में क्या आएगा? गैप, और गैप को क्या करना है? करेक्टिव एक्शंस। 4 सीन है। ओके, अगर याद होगा मैकेनिज्म याद आया क्या बड़ी? तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव मतलब स्टैंडर्ड, मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, ओके, मैकेनिज्म फॉर एक्चुअल वर्सेस बजट्स, एंड मैकेनिज्म फॉर विच एक्शन? करेक्टिव एक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर? 3। कौन से? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी। ओके, परचेज ऑर्डर बरोबर रिलीज हुआ कि नहीं देखना, परचेज ऑर्डर बरोबर रिलीज हुआ कि नहीं देखना, ऑपरेशनल। परचेज ऑर्डर से लेकर परचेज रिक्वेशन आया पूरा एक साथ में देखना, मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट? एक है इंडिविजुअल में देखना ऑपरेशनल, एग्रीगेट में देखना मैनेजमेंट। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी बराबर इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं ये देखना स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ओके, तो अपना एसएम का मेन कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? ये। तो ये दोनों को कैसे याद रखोगे? कॉस्टिंग। अगर कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन, एक आइटम पे क्वेश्चन आया तो कौन सा आंसर? ऑपरेशनल। लेकिन कॉस्टिंग के 3-4 आइटम एक साथ में हो गए तो मैनेजमेंट। अगर मैं ये भी बोल रहा हूं ना, देखो एकदम सिंपल याद रखो। ओके, परचेज ऑर्डर रेज करने के पहले टेंडर्स चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेंडर्स चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये कौन सा कंट्रोल? ऑपरेशनल। टेंडर्स चेक हुआ, परचेज ऑर्डर रेज हुआ, परचेज ऑर्डर के बाद वो इन्वेंटरी बरोबर आई है, गार्ड ने बरोबर अपडेट किया है, चेक किया है, उसके बाद अकाउंट्स को बरोबर अपडेट किया है, ये कौन सा कंट्रोल? मैनेजमेंट। एक से ज्यादा हो गया तो कौन सा कंट्रोल? मैनेजमेंट। याद रखिए। ओके, उसके बाद आया स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल में 4 चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले मेरे अजम्पशन सही है कि नहीं है? ओके, प्रीमाइस कंट्रोल। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मैं वापस बता रहा हूं, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट ऐसा बताया जाएगा कि भाई एनवायरमेंट पहले आपने एनालाइज किया था, उसके बाद एनवायरमेंट में चेंजेस हुए और आपने उसको ध्यान रख के आपने स्ट्रेटजी अपडेट की। ओके, प्रीमाइस कंट्रोल आपने ध्यान में दिया। आत्मा क्लियर है? सेकंड सिनेरियो मेरे लिए दूसरा कौन सा कंट्रोल है? सर्विलेंस। सर्विलेंस और प्रीमाइस में डिफरेंस क्या था? दोनों, अच्छा दोनों का एक चीज याद दिला रहा हूं, ये दोनों फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों टाइम पे है। तो मेरे को बताओ सर्विलियंस में क्या डिफरेंस था? सर्विलियंस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ओके, प्रीमाइस है अनफोकस्ड। अगर कोई चीज अनफोकस्ड है तो कौन सा कंट्रोल? सर्विलियंस। ओके, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के लिए कौन सी टीम होती है? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। याद आया बड़ी? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होगी। और एक कौन सा कंट्रोल होगा? इंप्लीमेंटेशन। मैं वापस आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल आया तो आप ये 4 लिखोगे और इधर खत्म कर दोगे, ये नीचे का लिखोगे नहीं। फिर नीचे का 2 कब लिखना है?
इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है तो कितनी कंट्रोल है? दो, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन। थ्रस्ट का याद दिलाता हूं, थ्रस्ट में क्या अपने को स्ट्रेटेजी को रीएडजस्ट करना है क्या, और माइलस्टोन में ओके टाइम, कॉस्ट, इवेंट्स में कुछ चेंजेस करना है क्या, ये माइलस्टोन रिव्यू होगा। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद तेरा एसपीएम, एसपीएम का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर पहला पॉइंट है टाइप्स, ये इजी है। एसपीएम का पहला पॉइंट टाइप्स कितने प्रकार के हैं? 6। सबसे पहले पैसा, फाइनेंशियल। दूसरा कस्टमर, कस्टमर मार्केट में जा, कस्टमर, कस्टमर से मिलके मार्केट, मार्केट के बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड एनवायरमेंट। सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? 4 कारण। सबसे पहले मेरा गोल अलाइन कर पाऊंगा, रिसोर्स एलोकेट बरोबर किया है कि नहीं कर पाऊंगा, याद है बड़ी, कंटिन्यूअस लर्निंग, इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा ना बड़ी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके बाहर से कौन, मतलब कौन अकाउंटेबल है। ओके अरे ये बहुत स्टोर क्लियर चीज है। अरे भाई शेयर होल्डर कितना अकाउंटेबल है, स्टेक होल्डर कितना अकाउंटेबल है, आपके आपसे पैसे मंगाए, आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ये बरोबर ध्यान में रहेगा बड़ी। ओके तो 4 कारण है जिसे करना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ इन टाइप में से 6 में से कौन सा टाइप यूज करूं? इन 6 में से कौन सा टाइप यूज करूं? डिपेंड्स। ये डिपेंड्स कौन सा होगा? फैक्टर्स। इन 4 जो 6 में से कितने, पहला पॉइंट इसको रैक्स याद होगा तो ओके कौन सी चीज आपके लिए रिलेवेंट है, पहला चीज। सेकंड पॉइंट कौन सी चीज आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा 4 रिलेवेंट हो गए, लेकिन 4 में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, 2 में अवेलेबल होगी। अच्छा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चर को अपन बोला था क्वालिटी, क्वालिटी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा इसमें 2 फैक्टर इफेक्ट हो रहे थे, आई होप आपको याद होगा। 2 फैक्टर थे, एक रैशनल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सर ओके ओपननेस, आई एम डिस्कसिंग विद एवरीवन। रैशनल मैं सिर्फ मेरी टीम से डिस्कस कर रहा हूं, बाकी किसी से नहीं कर रहा। पॉलिटिकल यूजुअली कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट करता है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर आगे तो लग जाएगी। एंड मोर एक ट्रिपल बॉटम फ्रेमवर्क याद आया क्या बड़ी? ओके पीपीपी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो मेरा मेन ही है, पीपल एंड प्लैनेट, और अगर ये तीनों किया तो स्पिरिचुअल लीडरशिप आएगी। पर्पस, भारत माता की जय, सी यू टुमारो, अस्सला वैसा, भारत माता की जय। तोड़ पाली क्लियर है बड़ी? अच्छा मेरे ख्याल से देखो मैं जानता हूं, मैं सारी चीजें समझता हूं कि ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसको रिवाइज करना आसान है। बस ये रिवाइज करने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म रखिए। ओके हो सकता है 100% आए, हो सकता है 100% आए। ओके पैकिंग कर लीजिए, पैकिंग कर लीजिए। देख मैं देख अगर मैं किस दिन पिक्चर लेके गया ना, उस दिन तुम ऐसे पैक करते, मतलब दिखने चाहिए, तुम निकलनी चाहिए। मैं अकेला जाऊंगा पिक्चर, फिर सब लोग पैक करने में जा रहे हो। देखो ना मैं कभी पिक्चर लेके अगर लेके गया उस टाइम पे तुम ऐसे, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं तुम साला मैं इधर आंसर डिस्कस कर रहा हूं। आगे मैं लेके गया ना पिक्चर, तुम मैं देखना, और पिक्चर है मेरा प्लान अभी एकदम क्लियर है, क्योंकि अपन कंफर्ट जोन में अभी, मेरे तो और बहुत तोड़ कंफर्टेबल जोन आ गया है। तो मेरा पिक्चर का प्लान है, एक दिन डिनर का प्लान है। तो दोनों में से अब तुमने, और ये पार्टी का प्लान तो अलग ही है विनोद सर का, वो तो अलग भी है। ओके हाँ हाँ, अरे बोल क्या डरता है क्या? ऑडिट के लिए तो क्या मैं तुम तो अभी जो बैठे मेरा ऑडिट ही है ना रे। मेरा पॉपुलेशन कौन है? हाँ तो हाँ ऑडिट वाला। तो मैं वापस है, सुनो 2 मिनट। ओके 2 मिनट सुनो, 2 मिनट को क्लोज करो, कंक्लूडिंग करो। ओके जितना चीज याद नहीं आया अगर अभी, ओके ऐसा हो सकता है कुछ कुछ चीजें याद आई है, कुछ कुछ चीजें याद नहीं है। आप स्ट्रैटेजी समझो, जो जैन वाले उनके लिए बहुत रिलेवेंट है, जो मे वाले उनके लिए भी रिलेवेंट ही है। स्ट्रैटेजी ये है, जो जो चीजें याद नहीं है वो आपको पढ़नी है। तो आप जब भी वापस पढ़ने बैठो, ओके अभी देखो अभी 15 दिन तो आप और अपने अपने टाइम पास करते रहोगे। ओके शायद ग्रुप 1 को वापस एज्यूम करोगे, जो जान वाले वो ग्रुप 1 देखोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं नवंबर में वापस ग्रुप 2 चालू करोगे। आप जब ग्रुप 2 चालू करोगे, एसएम को चालू करने के लिए रिवीजन लेक्चर ये डाउनलोड करने का 2 तरह के रिवीजन लेक्चर में ड्रॉप करके दूंगा मैं डीएम में। ओके जिसके अंदर एक ये रहेगा, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूं, एक और एक स्पीड वाला भी रहेगा, तुमको जैसा चाहिए वैसा देखो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले इसका एक चैप्टर जितना है उतना पॉइंट है, प्रेम वो कट करके रख भी देगा अपने ड्राइव पे, जिसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर के ड्राइव पे रख दी है, और ये 3 चैप्टर के कट करके ड्राइव पे रखेगा। आपने क्या करना है, ओके जब भी वापस चालू हुआ, ओके जब भी चालू हुआ लेक्चर, ओके सबसे पहले वो रिवीजन लेक्चर देखने का, उसके बाद पढ़ना चालू करने का, स्पीड में खत्म करने का, और ये होने के बाद वापस क्या देखने का, वो रिवीजन लेक्चर, उसमें से जो चीज याद नहीं है वो टिक करने का, उतना ही पढ़ने का। आपका एफर्ट्स बचाने का तरीका यही हो सकता है। नहीं तो आप क्या करोगे मालूम है, वो हार्डवर्क करोगे जो गधा कर रहा है। तो गधे जैसा मत करना, घोड़े जैसा। तो उसका तरीका यही है, मैं आपको वापस बता रहा हूं। अगर कोई भी बंदा, मैं क्लियर मेरे पंडर लोग की बात कर रहा हूं, अगर तुमने वापस बुक से चालू किया, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा, टाइम ज्यादा जाएगा, गधे जैसा काम करोगे। तो गधे जैसे कन्वर्ट करो, घोड़े में कन्वर्ट हो। घोड़े में कन्वर्ट होने के बाद ये लेक्चर क्लिप प्रेम डाला हुआ रहेगा, ऑडिट में भी सेम डाला हुआ है, ओके एसएम में भी डाला हुआ है। वो लेक्चर का क्लिप निकालो, ओके या तो यूट्यूब पे जाओ, दोनों में से पहला चैप्टर देखो। पहला चैप्टर भी पूरा नहीं देखना है, खाली वो चार्ट का आधा देखा, आधा देख के आप चैप्टर रीड मारो इसमें से फटाफट। मैं बोल रहा हूं फटाफट रीड होते जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। और उसके बाद ये जब चैप्टर पूरा हो जाता है फिर रिवीजन देख लो। मैं आपको बता रहा हूं ये आप ऑल टुगेदर 15 से 20 घंटे के अंदर पूरा कंपाइल कर सकते हो। एप्रोप्रिएट टाइम कितना देना चाहिए? 30 to 40 आवर्स एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएट मैं बोल रहा हूं, लेकिन सिचुएशन वाइज स्ट्रेटजी आपको मालूम है। ओके इंप्लीमेंटेशन
पर्सन टू पर्सन डिफर होगी कि नहीं होगी, किसी को 60 घंटा जाएगा, किसी को 20, ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 नहीं लग सकता। अगर कोई बोल रहा है नहीं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर कोई एक ग्रुप ही दे रहा है तो 40 घंटा दो, नहीं दे रहा है टाइम नहीं है, ओके 30 घंटा स्क्वीज करो। स्क्वीज कैसे करना समझा दिया है। भारत माता की चेपा बड़ी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, पक्का ना? तो कल से शाम को अपन किसके लिए मिल रहे हैं? ऑडिट के लिए मिल रहे हैं। ओके तो ऑनलाइन पढ़ लो। ओके अपन एसएम के लिए वापस जो क्वेश्चन वेश्चन अपन और टाइम पास करते रहेंगे। कौन से तारीख है? 16, जब तुम्हारी और दूसरी बैचेस सब खत्म हो जाए। ओके क्लियर बड़ी, तोड़ बड़ी। अस्सला विस्ता।